हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी मेंस के लिए हम लोगों ने आंसर राइटिंग थोड़ा शुरू किया है कुछ दिनों से, और इसी क्रम में हम लोग आज थोड़ा एक टिप पे बात करेंगे जो कि आप लोग जो भी आंसर राइटिंग सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को, खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार ये सब प्रोसेस में इंटर हुए हैं, उनको पार्टिकुलरली ये वीडियो हेल्प करेगा कि आंसर राइटिंग आपका कैसे बेहतर हो सकता है। ओके, तो हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ आंसर राइटिंग के ऊपर देखा है। ओके, और मैंने आपसे कहा था कि समय समय पर हम लोग कुछ ना कुछ टिप्स शेयर करेंगे और आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा, है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, छठे जेपीएससी का हो या फिर पुराने बीपीएससी का क्वेश्चंस वगैरह से मैं आपको एक पॉइंट समझाने का कोशिश करूँगा। इससे आपका आंसर राइटिंग जो है डेफिनेटली थोड़ा इम्प्रूव होगा, है ना। तो अपना पहला जो पॉइंट है आंसर राइटिंग के बारे में वो ये कि आपका आंसर जो है कन्विंसिंग और इंटेलिजेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कन्विंसिंग यानी कि उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपसे जो सवाल पूछा गया था आप उसको एक कन्विंसिंग वे में एक्सप्लेन किए, ठीक है, बियॉन्ड डाउट। जो कॉपी चेक करेगा आपका उसको पता चलना चाहिए कि आपको इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानकारी था और आपने आंसर को प्रॉपरली प्रेजेंट किया है। यही है कन्विंसिंग का मतलब, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब उस आंसर में आपका दूसरों से कुछ भिन्न होना चाहिए, भिन्नता होना चाहिए थोड़ा, है ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग, जो कि आपको एक जनरल क्राउड से, ठीक है ना, जो जनरल भीड़ है, एक बहुत बड़ा भीड़ जो है वो एक भीड़ जो है वो एक अलग आंसर लिखता है, ठीक है, और जो सिलेक्शन होता है उनका आंसर थोड़ा बेहतर होता है। तो उस भीड़ से आपको जो है अलग हटना होगा। उसके लिए आपको कुछ इंटेलिजेंट इनपुट डालना होगा, इंटेलिजेंट फैक्ट डालना होगा, डेटा डालना होता है अपने आंसर में। अभी मैं इन दोनों पॉइंट्स को प्रूव करने का कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपका जो है थोड़ा शार्पनेस आएगा, है ना, और आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आंसर जो आपका वेग नहीं होना चाहिए, वेग और जनरलाइज्ड, ठीक है। वेग यानी कि अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ स्पष्ट तरीके से लिखिए। और दूसरी बात कि वेग पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स, ये सब स्कूल कॉलेज में चलता था, ठीक है ना, लोअर लेवल पे चलता था। अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, ठीक है। मे बी कि आपका पॉइंट सही हो। अभी मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल देकर कि कैसे एक वेग पॉइंट किसको कहते हैं, एक स्पेशल पॉइंट किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है अभी मैं समझाऊंगा आपको आगे, बट ये बात ध्यान रखना है कि जनरलाइज नहीं होना चाहिए आंसर, है ना। हालांकि ये जीएस पेपर है और कई बार आप सुनते भी होंगे कि आपको एक जनरल जानकारी होना चाहिए चीज़ों का, बट वो जनरल का डेफिनेशन जो है अब थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो गया है, ठीक है ना, अब उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है उस जनरल का, है ना। जैसे कीपैड वाला फ़ोन हुआ करता था पहले, वही जनरल था, फिर स्मार्टफोन ज़्यादा कॉमन हो गया, अब यही जनरल हो गया है। तो कहने का मतलब जो जनरल ही आंसर लिखना है आपको, लेकिन वो जनरल आंसर का स्टैंडर्ड अब बढ़ चुका है ना। ज़्यादा लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा लोग जो है अपना आंसर को यूनिक बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है सुपरफिशियल आंसर लिखकर, सुपरफिशियल नॉलेज, है ना, यानी कि जिसको कहते हैं सतही नॉलेज, है ना, जो बिल्कुल ऊपर ऊपर आपको पता है, थोड़ा थोड़ा सरफेस पे, तो वैसा आंसर से बचना है अब, ठीक है। थोड़ा सा उसमें डाइव डाउन करना है ना, थोड़ा डाइव करना है आंसर में और उसमें थोड़ा डेप्थ लाना है आंसर को। ओके, तो अभी ये सारा पॉइंट्स को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए पिछली बार जेपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द एविडेंसेस एंड कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। आपसे एविडेंस पूछा जा रहा है, प्रमाण पूछा जा रहा है क्लाइमेट चेंज का, और कॉज पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। ये अगर आप किसी +2 के स्टूडेंट को या 10th के स्टूडेंट को या किसी भी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे स्टूडेंट को आप दीजिएगा ये क्वेश्चन, तो वो भी इसका आंसर लिख सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो बोलेगा कि गर्मी बढ़ रहा है ना, समुद्र का पानी का स्तर जो है सो ऊपर आ रहा है, ठीक है, बर्फ़ पिघल रहा है ना, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके, ये सब पॉइंट्स वो भी आपको बता देगा। बट क्या यही सब पॉइंट्स से आप एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं करेंगे। पॉइंट्स वही रहेगा। अगर आप सिर्फ यही पॉइंट लिख कर छोड़ देंगे, जैसे जो मैंने अभी कहा, तो वही जो आंसर हो गया वो काफ़ी जनरलाइज्ड आंसर हो गया, ठीक है ना, वो काफ़ी वेग हो गया वो आंसर इस लेवल पर, सिविल सर्विसेज के लेवल पे। बट उन्हीं पॉइंट्स को जब आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे विथ फैक्ट्स एंड डेटा, तो आपका जो आंसर है, आपका जो पॉइंट है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, वो ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपसे एविडेंस पूछा है, क्लाइमेट चेंज का प्रमाण आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट लिखते हैं उसमें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइज इन टेम्परेचर, है ना, द टेम्परेचर ऑल अराउंड द ग्लोब इज़ राइजिंग कंटिन्यूसली, समर इज़ गेटिंग हार्शर वाइल विंटर्स आर टर्निंग माइल्ड।
ओके, दुनिया भर में तापमान लगातार बढ़ रहा है, गर्मियाँ तेज़ जबकि सर्दियाँ हल्की हो रही। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल पूरी तरह से सही है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि ये जनरल पॉइंट जो है आपको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं दिलाएगा, ठीक है। इस पॉइंट में आपको कुछ डेटा, कुछ फैक्ट जो है आपको असाइन करना पड़ेगा जो कि आपका बात में दम लाए, है ना। अब आप इस पॉइंट को देखिए, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसके लिए क्या लिखा कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, ये बोलता है कि जब से रिकॉर्ड किया जा रहा है तापमान वगैरह या वेदर पैरामीटर्स, तब से लेकर अब तक, है ना, 15 जो वार्मेस्ट है, 15 सबसे गर्म साल जो है वो 21st सेंचुरी में ही आया है, यानी पिछले 18 साल में, ठीक है, चूँकि 2018 का ये रिपोर्ट है। पिछले 18 साल में ही जो अब तक के इतिहास का 15 में से 14 सबसे गर्म वर्ष पिछले 18 वर्षों में आया है। ओके, एक और पॉइंट ये अपने बात को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है कि IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का एक रिपोर्ट था, स्पेशल रिपोर्ट ऑन 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये बोलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ओके, यानी औद्योगिकरण जब नहीं हुआ था उसके पहले जो तापमान था और आज जो तापमान है तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ गया है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये भी वही चीज़ कह रहा है, ये भी कह रहा है सेम चीज़, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पर एक प्रूफ देने का कोशिश किए हैं, आप अपना बात को कन्विंस करने का कोशिश किए हैं विथ ऑथेंटिक डेटा एंड रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ तक कि आपने रिपोर्ट का भी नाम लिखा है, किसने आपको रिपोर्ट दिया उसका भी आपने नाम लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपका पॉइंट जो है वो ज़्यादा दमदार हो जाता है ना। तो ये पॉइंट जो है अब ये वेग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये स्कूल लेवल के लिए ठीक है, ओके, जबकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना। तो समय के साथ स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है एग्ज़ाम में आंसर लिखने का, ओके। और अभी इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इतना सारा चीज़ कैसे याद रख सकते हैं, या अगर 10 पॉइंट लिख रहे हैं तो 10 पॉइंट के लिए एग्ज़ाम कंडीशन में कहाँ से आपको उतना डेटा याद आएगा अचानक, ठीक है। इन सब मुद्दे पे भी अभी आगे बात करेंगे। पहले मैं एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसका मेरा जो पॉइंट है कहने का वो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन आया था जुडिशियल एक्टिविज़म पे, ठीक है ना, कि ये एक रिसेंट फेनोमेनन है और इसके फेवर और अगेंस्ट में आपको कुछ आर्गूमेंट देना था, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज़म के फेवर में आपको कुछ आर्गूमेंट देना है, कुछ अगेंस्ट में आर्गूमेंट बताना था आपको, ठीक है। तो जैसे आप देखिए कि जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में जिसको भी सुपरफिशियल, जिसको भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, उसको पता है कि फेवर में आप क्या बोल सकते हैं कि अगर लेजिस्लेचर जो है वो इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है लेजिस्लेचर, तो जुडिशियल एक्टिविज़म अच्छा है क्योंकि जो कानून का रिक्वायरमेंट है देश में, समाज में, उसको जो है कोर्ट अपने रूलिंग्स के माध्यम से लागू कर देता है, ठीक है। उसी तरह फेवर में आप बोल सकते हैं कि प्रो पीपल कई बार जजमेंट्स हो जाता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट जो है नहीं करता, मे बी फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल रीजन्स, है ना। तो कई बार प्रो पीपल लॉज बन जाता है जुडिशियल एक्टिविज़म के ही प्रोसेस में, है ना। उसी तरह आप कह सकते हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट किया है ये जुडिशियल एक्टिविज़म। तो ये सब पॉइंट ठीक है, वैलिड है, अच्छी बात है, बट ये सब जब आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो ये सब जो है काफ़ी जनरल पॉइंट्स हैं, है ना। आप इसको सपोर्ट कीजिए अपने आंसर को, ठीक है, कि कैसे कह सकते हैं कि आपका जो है इनएक्टिव हो जाता है, अगर लेजिस्लेचर इनएक्टिव हो जाता है तो जुडिशियल एक्टिविज़म उसको जो है कानून बना करके समाज में कहीं ना कहीं जो है मदद करता है लोगों का, ठीक है। तो इसमें आप जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। वर्क प्लेस पे महिलाओं का जो प्रोटेक्शन है, उनका सुरक्षा है, उनको लेकर के कोर्ट ने ये गाइडलाइंस बनाया था। अब ये कोर्ट का काम तो नहीं है, ठीक है, सरकार का काम था बनाने का, लेजिस्लेचर का काम था कानून बनाने का, और इसी गाइडलाइंस से मिलता जुलता कानून सरकार जो है जा कर के 2013 में बनाया। लगभग 16-17 साल सरकार को लग गया ऐसा कानून को लाने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनएक्टिव लेजिस्लेचर था तो जुडिशियल एक्टिविज़म जो है हेल्प किया जनता का, ठीक है, एक कानून ला करके, एक गाइडलाइंस ला करके। तो इस तरह से जो है अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिए किसी एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। इसीलिए जो है यहाँ पर आपको
सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलता है सिविल सर्विसेज में, ठीक है ना। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, खूब सारा पढ़ाई करना पड़ता है, घंटों घंटों आपको जो है सो इसमें लगे रहना पड़ेगा, तभी आप हर एक टॉपिक का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो थोड़ा बहुत सबको पता होता है, जो नहीं भी तैयारी कर रहा है उसको, उससे भी आप पूछिएगा तो आपको ये सब चीज़ थोड़ा बहुत बता देगा वो। लेकिन आप जो है उस सर्विसेज में जाने वाले हैं तो आपका आंसर जो है बेहतर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह जैसे कि प्रो पीपल के बारे में, कि जो जुडिशियल एक्टिविज़म में कई बार प्रो पीपल कानून बन जाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल दे सकते हैं, केशवानंद भारती केस का एक एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी सरकार मनमाने ढंग से अब कुछ भी कानून नहीं बना सकता है, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर को उसको ध्यान में रखना होगा, ये वो तो एग्जाम्पल दिया कीजिए। उसी तरह फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी, फंडामेंटल राइट्स को एक्सपैंड किया है जुडिशियल एक्टिविज़म, इसमें आर्टिकल 21 का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। मनेका गांधी केस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कानून जो है सो कंसेप्ट जो है सो कोर्ट लाया। तो हमेशा जो आप पॉइंट लिखते हैं उस पॉइंट के साथ कुछ एसोसिएट करने का कोशिश कीजिए, कुछ अच्छा फैक्ट, कुछ अच्छा डेटा, तभी जो है आपका आंसर जो है वो बेहतर लगेगा, ठीक है। उसी तरह आप प्रो जो होता है, ठीक है। अभी कॉन्स प्रोज के बारे में, यानी कि हम लोग उसके जो फेवर में जुडिशियल एक्टिविज़म के, उसका पॉइंट्स देखें। उसी तरह अगेंस्ट में भी आप बात कर सकते हैं, है ना, कि कन्फ्लिक्ट को राइज देता है, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में कन्फ्लिक्ट होता है कई बार, इस वजह से जुडिशियल एक्टिविज़म की वजह से, है ना। फिर अनइलेक्टेड, आखिर कोर्ट क्या है, वो तो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो वो पब्लिक पॉलिसी क्यों बनाए, ये तो इस पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए तो हमने रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ है ना संसद में, तो उनको बनाना है। उसी तरह जुडिशियरी ओवर बर्डन हो जाता है, ठीक है ना। जुडिशियरी पे जो है सो दबाव बढ़ता है अननेसेसरी, ये सब एक्टिविज़म, जुडिशियल एक्टिविज़म के कारण, ठीक है, ओवर बर्डन हो जाता है जब जुडिशियरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर को वो जो है हैम्पर करता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है जुडिशियरी तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब अगेन सिर्फ पॉइंट्स लिख करके आपको नहीं छोड़ना है, पॉइंट्स के साथ उसको सपोर्ट कीजिए किसी केस के साथ, है ना। जैसे कन्फ्लिक्ट लाता है जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में, कैसे आप बता सकते हैं। तो सबसे रिसेंट क्या हुआ है, फार्म लॉज स्टे लगा दिया था कोर्ट, है ना। तो अगेन लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया एक पास हुआ कानून, है ना, उस पर जो है आप स्टे लगा दिए, तो ये कन्फ्लिक्ट का चीज़ हुआ। तो इसी तरह आप अनइलेक्टेड वाला बात करिए, पब्लिक पॉलिसी का बात करेंगे कि एक अनइलेक्टेड जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे लिए कानून क्यों बनाए। कानून बनाने के लिए तो हमने इलेक्ट किया है ना सांसदों को, या फिर यहाँ अपने स्टेट में विधानसभा है। तो पॉइंट ये है कि अनइलेक्टेड, जैसे कि इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो आपका नेशनल एंथम प्ले करने का बात किया गया था सिनेमा हॉल्स में, है ना। किसी भी शो के शुरू होने से पहले आपको राष्ट्रगान चलाना होगा। तो अगेन ये एक पब्लिक पॉलिसी का चीज़ था, लेकिन इसको कोर्ट जो है सो रूल कर रहा है इस पर। तो ये इसमें आप एग्जांपल दे सकते थे, है ना। पीआईएल ओवर बर्डन जुडिशियरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पीआईएल का कंसेप्ट इसी वजह से आया, जुडिशियल एक्टिविज़म की वजह से ही पीआईएल का कंसेप्ट आया। तो पीआईएल की वजह से आज देखिए कि बाद में पीआईएल फाइल हो रहा है। तो ये सब जो है जुडिशियरी को ओवर बर्डन कर दिया, है ना। उसी तरह सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, ये भी हैम्पर हो रहा है। इसमें आप 2G लाइसेंस का बात कर सकते हैं, है ना। जैसे कैंसिल कर दिया था और कोर्ट बोला कि सिर्फ ऑक्शन के थ्रू ही आप जो है कर सकते हैं, देश के रिसोर्सेज का जो है आप बंटवारा कर सकते हैं ऑक्शंस के थ्रू ही, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट्स होता है आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ भी आर्बिट्ररली और जनरल लिख कर मत छोड़ दिए, जो कि एक स्कूली बच्चा या फिर एक सिविल सर्विसेज का जो तैयारी नहीं कर रहा है उसको, उसका जो नॉलेज लेवल होता है वहीं तक आकर मत छोड़िए। आपको जो है आपके आंसर में थोड़ा सा डेप्थ लाना पड़ेगा, ठीक है, डेप्थ लाने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं हम लोग अपना पॉइंट पर। तो आप समझ गए होंगे कि वेग और जनरल नहीं लिखना है, उसको थोड़ा सा कन्विंसिंग बनाना है, थोड़ा इंटेलिजेंट बनाना है अपने आंसर को। सेकेंडली कि अब आप बोलेंगे कि हर एक पॉइंट, अब 10 पॉइंट लिखेंगे, 15 पॉइंट लिखेंगे, तो हर एक में डाटा कहाँ से आएगा, उतना याद भी नहीं रहेगा। हो सकता है हम जो प्रिपेयर करके जाएँ वो क्वेश्चन ही ना आए एग्ज़ाम में। तो देखिए इतना तो है कि प्रिपरेशन आपका ऐसा रहेगा कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। कोशिश करेंगे कि कम से कम 30 से 40% जो पॉइंट्स है आपका, उसमें आप ये काम करने का कोशिश करेंगे। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सारे पॉइंट्स में ही ये काम करने की कोशिश कीजिए, बाकी पॉइंट को अच्छे से लिखना है कन्विंसिंग तरीके से। और डेटा अगर नहीं भी रहता है तो भी एक जनरल पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि वो आपके आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता है, बिल्कुल वो आपके आंसर का हिस्सा हो सकता है, ठीक है।
तो कम से कम जैसे कि अब अगर आप 10 पॉइंट लिख रहे हैं किसी आंसर में, तो 3 से 4 पॉइंट में, ये 3, 4, 5 पॉइंट में ये काम करने की कोशिश कीजिए। ये जो डेटा, फैक्ट, सपोर्टिंग चीज़ होता है ना, ये सब एग्जाम्पल, ये सब देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कम से कम अगर आप 5 पॉइंट लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कम से कम 2 या 3 पॉइंट में ये काम करने का, है ना। और जो जनरल पॉइंट होता है, जो कि जिसमें ज़्यादा वजन नहीं है, वो सबको थोड़ा लास्ट में लिखिए, है ना। अपना आंसर का जो लास्ट पॉइंट्स है, आखिरी जो पॉइंट्स है, उसमें आप जनरल पॉइंट्स को डालने की कोशिश कीजिए। आंसर के शुरुआत में ही उसको मत डाल दीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर उससे अननेसेसरी इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा आपका। तो शुरू में अच्छा पॉइंट लिखिए, जिसका आपको फैक्ट पता है, जिसका आपको डेटा पता है, ठीक है। कम से कम 2, 3, 4 पॉइंट वैसे ही लिखिए। मतलब जितना भी आप पॉइंट लिख रहे हैं उसका कम से कम आधा जो है कोशिश कीजिए फैक्ट्स के साथ लिखने का, ठीक है। तो ये एक बात है जो कि आपका उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देगा कि अब हर एक पॉइंट में हम कहाँ से डेटा लाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला चीज़। और जो जनरल पॉइंट है, जिसमें आपको ज़्यादा डेटा वगैरह नहीं है या फिर याद नहीं आ रहा है, वो सबको आप लास्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ओके। तो ये कुछ एक ये टिप्स था आपके लिए, जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं सीरियसली, अगर इस सीरीज़ को फॉलो करके, तो आपको उम्मीद है ये हेल्प करेगा और अपना आंसर में आपको जो है सुधार लाने में मदद करेगा, ठीक है। आगे की वीडियोस में भी जैसे जैसे मुझे कुछ भी नया आपसे शेयर करना होगा आंसर राइटिंग के संबंध में, तो वो मैं आपसे शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, आपका आंसर जो है वेग नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। नहीं मार्क्स मिलेगा आपको। लोग आजकल बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं और बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं लोग, है ना। तो फिर आपका आंसर जो है वहाँ पर जब उनका पेपर चेक होगा और काफ़ी एक अच्छा आंसर मिलेगा, तो जाहिर बात है, मान लीजिए उनको 2 मार्क्स मिला, तो जाहिर बात है अगर आप जनरल आंसर लिखेंगे, वेग आंसर लिखेंगे, तो आपको वहाँ पर 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा कंपटीशन का ख्याल कीजिए, है ना। मेहनत कीजिए जमकर एकदम, और हर एक टॉपिक पे समय दीजिए थोड़ा, है ना। कोई भी टॉपिक में मतलब एकदम रश नहीं करना है कि आज इसको ख़त्म कर देना है एकदम, है ना। करेंट अफेयर्स पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए करेंट अफेयर्स का कोई भी, और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। आंसर राइटिंग स्किल भी उससे अच्छा होता है। न्यूज़पेपर बस करेंट अफेयर्स के लिए नहीं है, न्यूज़पेपर जो है बहुत काम आता है। इस विषय में हम लोग पहले भी बात किए हैं अपने एक वीडियो में, ओके। और कैसे वगैरह ये नोट्स वगैरह कैसे करते हैं, वो सब पे भी आगे हम लोग जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कैसे करंट अफेयर्स को नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ओके। ये एक एजेंडा में है मेरा, उसको हम लोग जल्द देखेंगे, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग के ऊपर ये हमारा कुछ जनरल सजेशन था आप लोगों के लिए, ओके। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस और अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस पे आधारित था, ठीक है। तो इस पर वर्क कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा, ओके। देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।